तो हेलो मेरा परिवार, कैसे हो आप सारे। आई होप सारे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सर्दी में भी बिना जुकाम के होंगे। ठीक है, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेम फर्स्ट की एग्रोनॉमी और सब्जेक्ट की क्लासें अपनी हो रही है, वो बाद में बात करेंगे। एग्रोनॉमी की क्लास है आज। तो एग्रोनॉमी की जो आज की क्लास है अपनी, वो लेक्चर नंबर 18 की क्लास है। अब आप पूछोगे इससे पहले के 17 लेक्चर कहाँ हैं, तो वो भी सारी बात करेंगे, क्या थे नहीं थे, सारा कुछ इसी में। पर एक आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो लगभग आपकी है ना 40% एग्रोनॉमी कवर करने वाला है। लगभग 40% एग्रोनॉमी में रिवाइज करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं क्या आपने पढ़ा है, क्या आपको पढ़ना था और क्या आप पढ़ रहे हैं, सारी कुछ क्या आपको एग्जाम में आते हैं, सारा अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं आज का जो अपना टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 18, वो है इरिगेशन, जो कि एग्रोनॉमी का बहुत ही, एग्रोनॉमी क्या पूरी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इरिगेशन, सिंचाई। बिना सिंचाई के आप पौधा नहीं उगा सकते हो। ठीक है, इरिगेशन। तो टॉपिक का जो अपना टाइटल है वो क्या है, इरिगेशन की डेफिनेशन अपने को देखनी है और इसके ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। तो अपना टॉपिक ओनली ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट का रहेगा, तो मैं वो समझा दूंगा। पर उससे पहले और चीज़ें जो हैं इससे रिलेटेड, यहाँ क्या क्वेश्चन आएगा वो सारी बात करेंगे। तो सीधी बात करें, देखो एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं अपन, ये थोड़ा सा दिक्कत है, माइक वगैरह टूटा हुआ है तो चला जाता है नीचे। ठीक है, तो एग्रोनॉमी की बात करें अपन, सीधा सीधा नहीं रुकेगा क्या, ये नहीं रुकेगा, रुकना पड़ेगा इसको, है ना। ठीक है, तो एग्रोनॉमी की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले जो आपके एग्रोनॉमी का जो सिलेबस दिया है उसमें लगभग 46 टॉपिक के अराउंड है, 46 टॉपिक है, शायद 45 या 46 टॉपिक है। पहला ही जो टॉपिक था वो था आपका इंट्रो था, कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, इसकी स्कोप क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, वो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था। कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है, एग्रीकल्चर एक बहुत मीनिंग वाला शब्द है, सिंगल वर्ड या सिंगल इसका मीन नहीं निकलता एग्रीकल्चर, कि खेती कर रहे हो उसको एग्रीकल्चर कह दिए। तो इसकी मैं डेफिनेशन दोबारा बता देता हूँ एक बार, कि एग्रीकल्चर जो है कृषि, वह व्यापक अर्थों वाला शब्द है, इसके बहुत से अर्थ निकलते हैं, जिनमें कृषि करने के साथ साथ, फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, ठीक है, जो भी क्रियाएं हैं, सिल्वीकल्चर, कंप्लीट जो अराउंड आ रहा है ना, डेयरी वगैरह सारा, मुर्गी पालन, वो सारा मिलके एग्रीकल्चर कहलाता है। तो कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है, जिसके अंतर्गत फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन, ठीक है, घासें उगाना, चारा उगाना, दूध उत्पादन, मुर्गी पालन इत्यादि क्रियाएं सम्मिलित रूप से की जाती है, उसको कृषि कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं अपन कि मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। अब देखो प्राथमिक जो प्राइमरी जो अपनी आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या रहेगी, पहली रहेगी खाना, दूसरी क्या रहेगी रहना, कपड़े, आवास। ठीक है, यही तो है 3 प्राइमरी जो आवश्यकता है, उसमें 3 यही तो आती है। तो जो मनुष्य के द्वारा, डेफिनेशन सुनना है एग्रीकल्चर की, कि मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, अपने प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या होगा, सोइल हो गई। अब सोइल प्राकृतिक संसाधन है, सोइल का जो आपके सिलेबस दिया उसमें पहला टॉपिक ये है कि सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, सोइल एक प्राकृतिक पिंड है, इसको अपन आर्टिफिशियल रूप से लैब में नहीं बना सकते। तो ये यहीं से देखो डेफिनेशन से निकले, एक दूसरे से जुड़े, रिलेट करके पढ़ना। एग्रीकल्चर बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आपका दिमाग कितना भी बंजर हो, कितना भी, अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, मैं पूरी यही कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग की जो बंजर जमीन है उस पर पेड़ उगा सकूँ, हरा भरा कर सकूँ इसको। ठीक है, और एग्रोनॉमी की तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एग्रोनॉमी में देखो पेज बढ़ने से कभी भी नंबर नहीं आते। मेरे खुद के है ना यूनिवर्सिटी में 60 वो आउट है एग्रोनॉमी में, 60 में से 60 नंबर है थ्योरी पेपर में, ऑब्जेक्टिव वाले में नहीं, थ्योरी पेपर में 60 में से 60 नंबर है मेरे। ठीक है, और लोग 21 पेज भी भरते थे, 20 भी भरते थे, मैंने 11.5 पेज भर के आया था, 11.5 या 12 पेज है शायद, उसमें मेरे 60 में से 60 नंबर है। तो जो पूछ रहा है वो चीज़ लिखे, क्लियर शब्दों में जवाब दे, गोलीबाजी हवाबाजी ना करें। तो वो चीज़ें मैं इसीलिए दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत सारा कुछ अभी समझने को मिलेगा इस क्लास में। बाकी जितने भी देख रहे हैं मेरे को कमेंट करके सारे जाओगे कि ये क्लास कैसी लगी, रिवाइज वगैरह करवाया। वो थोड़ा सा इंग्लिश यूज़ में कम कर पा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को जितनी आती है उतना कर रहा हूँ, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ। चलो फालतू की बात बाद में, कहाँ तक बता दिया था मैंने, हाँ, कि मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं 3 होती है एक मनुष्य को, भाई एक ह्यूमन है, उसको सर्वाइवल करने के लिए 3 प्राथमिक आवश्यकता होती है, फूड, ठीक है, रहने के लिए और पहनने के लिए कपड़ा। ठीक है, 3 ही आवश्यकताएं होती है। तो मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके जो कार्य किया जाता है उसको कृषि कहते हैं। 2 डेफिनेशन मैंने बता दी एग्रीकल्चर की। अब ऐसे तो है नहीं 8th क्लास के बच्चों की तरह लिख के आ जाओगे फसल उगा रहे हैं उसको कृषि कहते हैं, फसल उत्पादन करना कृषि कहलाता है, ये नहीं है। एग्रीकल्चर इज ए लैटिन वर्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर इज ए लैटिन वर्ड, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है।
और फिर एग्रीकल्चर की मैंने 2 डेफिनेशन आपको दे दी है। उसके बाद में था एग्रोनॉमी क्या होता है, व्हाट इज़ एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी इसको बोलना है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की या एग्रीकल्चर की वह ब्रांच है एग्रोनॉमी जिसमें क्या करते हैं, मृदा प्रबंधन करते हुए, सोइल मैनेजमेंट, मृदा प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन। अब इस क्लास में मैं आपके सोइल, हॉर्टी, एग्रो ये सारा कुछ रिवाइज होएगा साथ के साथ, तो थोड़ा ध्यान से देखें प्लीज, कॉन्फिडेंट होके देखें। आपको यहाँ पे अगर आप जो भी 18-20 मिनट की बनेगी ये खराब करके जाओगे ना, मतलब ये किसी तरीके से आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा 10% दिमाग लगाए तो भी आपके ये खराब नहीं होंगे। कहीं ना कहीं 3-4 सब्जेक्ट में बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर के सेम में, कहीं ना कहीं आपके भिड़ेंगे, और जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ना वो अगर आप लिख के आओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके, क्योंकि बार बार रिवाइज नहीं करवाता मैं। मृदा एग्रोनॉमी किसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर का मैंने करवा दिया, ये आपका फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक था एग्रोनॉमी कि व्हाट इज एग्रोनॉमी, डेफिनेशन, ब्रांचेस क्या है इसकी और इसका स्कोप क्या है, मीनिंग क्या है। तो एग्रोनॉमी क्या है, कृषि विज्ञान की एक शाखा है, एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं, सोइल मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन, सोइल मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन। सोइल मैनेजमेंट करते हुए क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, उसी को शॉर्ट वे में अगर बात करें तो यही इसकी डेफिनेशन है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का प्रबंधन करते हुए, खेत की तैयारी करते हुए फसल का उत्पादन लिया जाता है, शस्य विज्ञान कहलाती है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी जिसको आता है बिना बताएं, इस यहाँ तक जो क्लास देगा कमेंट करना मेरे को, पीटर डी क्रेसेंजी, पेट्रो डी क्रेसेंजी बोल सकते हैं या पीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, पीटर डी क्रेसेंजी, पीटर डी क्रेसेंजी, ये कौन है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी है। एग्रोनॉमी की मैंने डेफिनेशन बता दी। एग्रोनॉमी के स्कोप क्या क्या थे भाई, देखो मृदा का प्रबंधन करके फसल उत्पादन ले रहे हैं, इसका क्या क्या अपने उद्देश्य हो सकते हैं। तो जो बढ़ती जनसंख्या है उसकी भोजन की पूर्ति करने के लिए, अन्न की पूर्ति करने के लिए, अच्छी वेराइटीज उगाने के लिए, अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए, सोइल को ठीक से करेंगे, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। अब मृदा प्रबंधन कर रहे हैं मतलब सोइल का मैनेजमेंट कर रहे हैं, सोइल के बारे में स्टडी अपन सोइल साइंस में करेंगे, ऑलरेडी वो प्लेलिस्ट चल रही है, आपके कोर्स अलग से चल रहा है सोइल साइंस का। पर मृदा का जो मैनेजमेंट करेंगे उसमें अपने आता है सबसे पहले चीज टिलेज, भू परिष्करण और टिल्थ। टिलेज किसको बोलते हैं, ठीक है, कंडीशन ऑफ अर्थ या लैंड जिसको आप बोल सकते हो। टिलेज किसको बोलेंगे, भू परिष्करण। हिंदी में अगर बात करें मैं आपको बताऊं, भू परिष्करण, भू यानी भूमि मतलब लैंड, और परिष्करण का मतलब उसको साफ करना या उसको इस रूप में तैयार करना कि अपन उससे एग्रीकल्चर ले सके। ठीक है, उसको बोलेंगे भू परिष्करण। तो टिलेज, तो ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दी, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, टिलेज के टाइप्स ऑफ टिलेज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज, टिलेज के जो इक्विपमेंट्स है वो मैंने पढ़ा दिया कि प्राथमिक में कौन सा है, द्वितीयक में कौन सा है, सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद में टिल्थ किसको बोलते हैं, परिष्कृत भूमि, जो टिलेज के द्वारा जो तैयार की गई हुई जो लैंड है उसको अपन क्या बोलते हैं, टिल्थ बोलते हैं। तो ये टॉपिक मैंने, देखो एग्रोनॉमी ही पढ़ रहे हैं ना, सोइल मैनेजमेंट अपन यहाँ पे कर रहे थे, मृदा प्रबंधन करके फसल का उत्पादन ले रहे हैं। तो जब क्रॉप प्रोडक्शन अपन कब ले पाएंगे, क्रॉप से यील्ड कब ले पाएंगे, अच्छी तरीके से सोइल का मैनेजमेंट करेंगे, अच्छी तरीके से उसको लगाएंगे। तो ठीक है, मैंने एग्रीकल्चर देख लिया क्या होता है, इसकी ब्रांचेज मैंने देख ली क्या होता है, सारा कुछ मैंने देख लिया। उसके बाद में मैंने देखा कि एग्रोनॉमी क्या है। एग्रोनॉमी में मेरे को पता लगा कि एग्रोनॉमी वो चीज़ है जो फसल, मृदा का प्रबंधन, सोइल मैनेजमेंट करते हुए मेरे को क्रॉप प्रोडक्शन लेना है। अब मेरे को सबसे पहले क्या लेना है, सोइल मैनेजमेंट करना है, तभी तो क्रॉप प्रोडक्शन लूंगा। तो सोइल मैनेजमेंट करने के लिए मैंने सबसे पहले की इसमें टिलेज, मृदा का भू परिष्करण किया, उसको साफ सुथरा किया कि मैं खेती कर सकूँ। खेती क्यों कर सकूँ, फसल उत्पादन लेना है। फसल उत्पादन क्यों लेना है, एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, एग्रोनॉमी का लक्ष्य यही है, कहते हैं इसे ये एग्रोनॉमी। तो टिलेज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। बात करेंगे आगे आपको कहाँ मिलेंगे, टिलेज के टाइप्स वगैरह, टिल्थ किसको बोलते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव वगैरह। उसके बाद में आता है सीड, कि मैंने ठीक है सोइल को तैयार कर लिया अच्छे से, भू परिष्करण उसका कर दिया, टिलेज उसका कर दिया, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी थे सारा कुछ कर दिया। अब मेरे को क्रॉप प्रोडक्शन लेना है, तो मेरे को चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सीड, जिसको बोलते हो आप बीज, क्या बोलते हो, बीज। तो सीड क्या है, वो उसकी सारी कुछ दो डेफिनेशन जो है कि पौधे का वह भाग। एग्रीकल्चर में अगर अपन देखें तो किसी भी प्लांट का वह बॉडी पार्ट, ठीक है, जो नया पौधा तैयार कर सकता है अपने समान, उसको बीज, दैट कॉल्ड सीड, बीज कह सकते हैं अपन। बायो की तरफ से बात करें तो पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं। क्या, पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं। तो मैंने दो डेफिनेशन, सीड क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ सीड, किसान को कौन सा प्रमाणित बीज दिया जाता है, नीले कलर का टैग है, सफ़ेद आधार बीज पे कौन सा टैग पाया जाता है, फंडामेंटल सीड किसको बोलते हैं, मदर सीड किसको बोलते हैं, कंप्लीटली समझाया हुआ है। तो वो टॉपिक अपना हो गया है, ठीक है। उसके बाद में अपने आता है, मैंने एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, एंट्रो सब कर लिया।
सॉइल मैनेजमेंट हमने देख लिया, टिलेज वगैरह। उसके बाद में हमने मैनेजमेंट हो गया सॉइल का, तो क्रॉप लेनी है तो अपने को सीड लगाना है। सीड के बारे में मैंने कंफर्म पढ़ा दिया कि बेस्ट क्वालिटी का जो सीड है उसके क्या क्या तो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या करेक्टर्स होने चाहिए, बिल्कुल ईजी वे में समझाया हुआ है सारा। प्लेलिस्ट नीचे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, यहाँ तक का सारा जो सिलेबस करवाया है वो चीज़, तो वो चीज़ मैंने ढंग से समझाई हुई है, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में, जैसे आपको समझ में आए, सीधा आपकी बंजर ज़मीन में फसल उग सके, इस तरीके से मैंने समझाया वो चीज़। ठीक है, फिर मैंने सीड लगा दिया। यहाँ पे सीड के बारे में मैंने पढ़ा दिया था उसमें कि कैसे अच्छा सीड चूज़ करेंगे, क्या क्या उसके गुण होने चाहिए। ठीक है, किसान को कौन सा मिलेगा, आधार बीज क्या होता है, आधार बीज में सफ़ेद कलर का टैग होता है, किसान को जो देगा प्रमाणित बीज उस पर नीले कलर का टैग आपको मिलेगा, कहाँ से लेना है, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बीजों की अशुद्धता को क्या बोलते हैं, डोकेज बोलते हैं, सीड इंडेक्स क्या होता है, टेस्ट वेट क्या होता है। ये छोटे क्वेश्चंस हैं, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ना वो एग्रोनॉमी का पेपर है आपका एग्रोनॉमी का पेपर है जो आपको आगे मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो मैं चीज़ें रिवाइज करा रहा हूँ वो मेन चीज़ें हैं और इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, इनमें से ही आता है। बाकी एग्जाम से पहले मैं क्वेश्चन पेपर और बना के दूंगा आपको, गेस पेपर। तो सीड मैंने लगा दिया, सीड के बारे में सारी जानकारी हो गई थी मेरे को। उसके बाद में सीड लगा दिया तो मेरे को ज़रूरत पड़ती है फिर न्यूट्रिएंट्स की, किसकी, क्रॉप न्यूट्रिएंट्स या प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पादप पोषक तत्वों की। तो वो टॉपिक मैंने 3 बार समझा दिया, एक बार तो लाइव क्लास लेके, 2 बार रिकॉर्डेड क्लासेज में मैंने समझा दिया कौन सा प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाला टॉपिक। तो उसका भी लिंक वो उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्रॉप न्यूट्रिएंट्स में अपने क्या क्या पढ़ा था कि व्हाट इज क्रॉप न्यूट्रिएंट्स, इनकी क्यों अपने को जरूरत पड़ी और किस प्रकार इनकी कमी और अधिकता किस प्रकार अपने को पौधों के प्रभावित करती है, क्या इनके सिम्टम्स हैं, लक्षण क्या रहेंगे, प्राइमरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, प्राइमरी एनपीके हैं, सेकेंडरी सीएमजीएस है, कौन से पोषक तत्वों की कमी के कहाँ पे दिखाई देते हैं। तो एनपीके ये प्राइमरी है, सीएचओ ये फंडामेंटल है, संरचनात्मक पोषक तत्व जो संरचना से इन पौधे की, एक पौधे का लगभग 90% अबव, ठीक है 95% अबव जो बॉडी मास है ना वो सीएचओ का बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इन पोषक तत्वों की खास बात यह है कि इनको बाहर से नहीं देना पड़ता, पौधा अपने आप एनवायरमेंटल से, सोइल से, एयर से, ठीक है जो भी नमी है उसी से इनको एब्जॉर्वेशन करता है प्लांट, और उसी से 95% बॉडी पार्ट इसका बना होता है। तो इनको बोलते हैं संरचनात्मक, फंडामेंटल्स न्यूट्रिएंट्स या संरचनात्मक तत्व इनको बोलते हैं। उसके बाद में आते हैं अपने प्राइमरी, सेकेंडरी, एनपीके, सीएमजीएस, इन 6 के बारे में पूछता है, बड़ा क्वेश्चन इनसे आता है। फिर से बता रहा हूँ, इनका क्लासिफिकेशन, इनके सिम्टम्स, कमी और अधिकता के लक्षण आप जरूर नोट आउट करना। 3 क्लासें दी हुई है इजी लैंग्वेज में, तो वो चेकआउट करना। बाद में आता है क्रॉप न्यूट्रिएंट्स, हमने दे दिए, मैनेजमेंट कर दिया था, टिलेज, सीड के बारे में पढ़ लिया था, लगा दिया, एग्रोनॉमी पढ़ रहे हो ना, तो अब मैंने इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी दे दिए। उसके बाद में देखो, ये सीधा सीधा ऐसे समझना, ये सोइल थी, मैंने इसको ठीक किया, उबड़ खाबड़ थी, पटवास लगाया, जो भी क्या टिलेज इसमें किया, इसको टिल्थ कर दिया, ठीक है, ए गुड क्वालिटी ऑफ लैंड दैट कॉल्ड टिल्थ। तो इसको मैंने ठीक कर दिया, बिल्कुल अच्छे से इजी वे में ठीक कर दिया कि फसल उगा सके। जो बीज को उगने के लिए, अंकुरण जर्मिनेट होने के लिए, अच्छा यील्ड देने के लिए, अच्छी उपज प्रोडक्शन देने के लिए जो भी सूटेबल फेवरेबल जो कंडीशन सही थी वो मैंने सारी इसको प्रोवाइड कराई, जितनी नमी चाहिए थी। अब तो देखो सोइल कंपाउंड, सोइल क्या है, वो सारी चीज़ें आपको सोइल साइंस में मिलेगी, तो उसका प्लेलिस्ट भी एक मैम है वो आपको पढ़ाएंगे, मैं अभी लिंक वगैरह दूंगा नीचे, ठीक है। बात कर रहे थे, मैंने सोइल को सारा कुछ ठीक वगैरह कर दिया। उसके बाद में मैंने सीड लिया, सीड मैंने लगा दिया, सीड का अच्छा मैंने सारा कुछ समझाया था। तो उसके बाद में मैंने उसमें क्या क्या कमी है उस मृदा का चेकअप किया, और उसमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स थे, एनपीके, सीएमजीएस जो भी थे, सारा कुछ मैंने उसमें डाल दिए। अब पौधा तो आपका ग्रो होगा, जो सीड है वो तो जर्मिनेट होगा, पर आपने टिलेज गया, वहाँ से खरपतवारों के जो हटाए थे, कुछ ना कुछ पार्ट्स वहाँ पे रह गए, तो वहाँ पे वीड, खरपतवार भी उगेगा। अब जो वीड वाला आपका टॉपिक है वो सबसे एंड में दिया हुआ है, फिर भी इसके 3 लेक्चर हैं, एक लेक्चर मैंने करवाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दूंगा। भाई देखो, बीज उग रहा है, सारी फेवरेबल कंडीशंस दे रहे हैं, अच्छी नमी दे दी, अच्छे पोषक तत्व दे दिए, सारा कुछ दे दिया, तो प्रतिस्पर्धा तो होएगी ना, तो उसमें वीड भी उगेगा, खरपतवार भी उगेगा। खरपतवार क्या होते हैं, वे अवांछित पौधे जो बिना बोए किसी स्थान पे उग जाते हैं, जिनकी जरूरत ही नहीं होती और अपने आप उग जाते हैं, वो खरपतवार कहलाते हैं। या वे अवांछित पौधे जो किसान को लाभ की तुलना में हमेशा हानि पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। तो वीड वाले टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है कि व्हाट इज वीड, वीड की डेफिनेशन देखनी है, इसका क्लासिफिकेशन देखना है, और प्रोपोगेशन देखना है इसका कि कैसे ये फैलता है, प्रकीर्णन जिसको बोलते हो, विस्तार किस प्रकार से फैलता है, इसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव है, बेनिफिशियल क्या है, और हानिकारक में जो है हार्मफुल है, हार्मफुल क्या क्या है, दोनों चीज़ इसकी देखना है, दोनों करवाई हुई भी है। बात करते हैं इससे आगे। अब पौधा था, खरपतवार उसमें उग गया, ठीक है, सारा कुछ मैंने न्यूट्रिएंट्स वगैरह दे दिया, लगा दिया, मृदा को ठीक कर दी। उसके बाद में मेरे को ज़रूरत पड़ेगी उसको फर्स्ट सिंचाई देने की,
पानी देने की पड़ेगी भाई, तब तो टिलेज किया था उस टाइम, तैयार कर दिया था सारा कुछ। एक टॉपिक रह गया बीच में, नर्सरी। वो मैंने शायद आपको पता नहीं करवाया है या नहीं करवाया, मेरे को याद नहीं आ रहा। नर्सरी, बेड प्लांटिंग, क्रॉप, और क्या था उसमें, यही था, ठीक है, क्रॉप का ही था कुछ। तो ये टॉपिक मेरे को याद नहीं है, बाकी मैं ये करवा दूंगा, आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। ये मैं करवा दूंगा बहुत जल्द। उसके बाद में पौधे में अपने को देनी है सिंचाई, और आज वाला जो अपना टॉपिक है सिंचाई। अब अभी ये मैं इतना क्यों समझाया हूँ वो चीज़ ये समझना। टॉपिक नंबर 18 से लेके टॉपिक नंबर 29 तक कंटिन्यू जो टॉपिक्स हैं वो सारे किसके हैं, रिलेटेड टू इरिगेशन। और इरिगेशन में भी क्या क्या है, ठीक है। इरिगेशन के पहला जो टॉपिक 18 वो है कि इरिगेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिंचाई क्यों करते हैं, किसे कहते हैं। अब इतना समझाने के बाद ये टॉपिक पढ़ाने की जरूरत ही नहीं रही भाई, सिंचाई क्यों करते हैं, किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ फिर भी मैं बताऊंगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में, थ्योरी पेपर है किसी। और एक चीज़, एग्रोनॉमी 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, जितने नंबर लाओगे 3 गुना नंबर आपके परसेंटेज में जुड़ेंगे। किसी भी भाई के 55 से नंबर कम नहीं होने चाहिए। जिनके 60 नंबर का पेपर है उसके 55 से कम नहीं आना चाहिए, जिनका 70 का लगता है उनके 64 नंबर से कम नंबर किसी भी हालत में नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैं पूरी एग्रोनॉमी कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उससे पहले गेस्ट पेपर दूंगा, जहाँ तक है 99% आपके उसी में से आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं फिक्स क्वेश्चन दूंगा आपको 15 या 20 क्वेश्चन, उन्हीं में से आपको सारा पेपर मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा में 20 और कम से कम आपको 12 या 13 क्वेश्चन, इनमें से पूरा पेपर मिल जाएगा। पर वो कब, रेगुलरिटी आप रहो, पुरानी क्लासेस देखो, आज जो मैंने समझा है उसका मेरे को फीडबैक दोगे, और भी क्लासेस हो रही है, और भी बातें करेंगे आगे। अभी इरिगेशन की बात करते हैं क्लास के एंड में। तो इरिगेशन के जो ये 18 से 29 10-11 जो टॉपिक है इनमें क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। व्हाट इज इरिगेशन, इरिगेशन अभी मैं समझाऊंगा, आप खुद समझ गएंगे कि इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन मेथड्स जो हैं सरफेस वाले हैं, ठीक है, सतही है या अधोसतही है या भूमिगत है। उसके बाद में पढ़ेंगे इसके ड्रिप और स्प्रिंकलर मेथड, सबसे मेन जो चीज़ है ड्रिप और स्प्रिंकलर मेथड। ये वाला टॉपिक आपके हॉर्टिकल्चर में भी है, 12वां नंबर का, हॉर्टिकल्चर क्रॉप से रिलेटेड करके आपको इरिगेशन के बारे में पढ़ना है, जो कुंड विधि है, फेरो विधि है, उनके बारे में, ठीक है। थाला वले जिनको बोलते हैं, रिंग, बेसल, वो। अभी क्या है इसमें ड्रिप के बारे में सबसे मेन दिया हुआ है, स्प्रिंकलर। इनमें से क्वेश्चन आता है, इनका लेआउट पूछ लेते हैं, इनकी स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, इनका डायग्राम भी पूछ लेते हैं। इसके बाद लेआउट आपका पूछ रहे, इसके बाद में पूछेंगे वाटर यूज इफिशियंसी, जो इरिगेशन वाटर यूज इफिशियंसी, सिंचाई जल दक्षता कितनी है, आप पानी दे रहे हो उसमें से कितना यूज हो रहा है प्लांट के लिए, कितना उड़ गया। उसके बाद में वाटर यूज इफिशियंसी, वो ये चीज़ है। वाटर क्वालिटी के बारे में दिए होंगे, कितने % इसमें सोडियम होना चाहिए, कितना % इसमें लवण हो, कितने से कम, अधिक लवणीय, अम्लीय, वो सारा पढ़ेंगे। उसके बाद में दिया वाटर ड्रेनेज, अधिक जल हो गया तो जल निकास करने की आवश्यकता क्यों है, किस प्रकार करते हैं, क्या क्या इसके टाइप्स हैं वाटर ड्रेनेज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके हार्मफुल है। एक खेत में अधिक जल हो गया आवश्यकता से अधिक तो वो क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये लगभग अपने 18 से 29 तक ये आपके 11 टॉपिक है, और मैं ये 3 क्लास में आपको पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ये इतनी देर मैंने जो भी कितनी मिनट की हो गई क्लास जो बोला हूँ बिना रुके कंटिन्यूस, वो यही समझाने के लिए कि अपने को 60 में से 55+ नंबर लाने हैं। अब जिसको लाना है वो यहाँ तक देखें और आगे देखें, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो देखें, और जिसको नहीं लाना है वो भी देखें, क्योंकि 55 की जगह 35 तो आपको लाने ही पड़ेंगे। वो तो आप लाओगे ही, नहीं तो दिक्कत हो जानी है, ठीक है। बात करते हैं अब सिंचाई की। इतना कुछ समझा दिया मैंने, आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से। और ये टॉपिक 18 से लेके 29 11 टॉपिक है वैसे, बाकी मैं इनको करवा दूंगा 3 क्लास में। आज अपनी फर्स्ट क्लास है इसकी, इरिगेशन को लेके फर्स्ट क्लास है अपनी। देखो छोड़ो, ज़्यादा हो जाएगी फिर बातें। वैसे भी कमेंट आती है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा बातें इसलिए कर रहा हूँ मैं कि आपका जो पेपर है वो थ्योरी पेपर है, और मेरे इतने शब्दों में से कुछ 1-2 शब्द आपके पल्ले पड़े, आप वहाँ पे लिख पाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। पैसे मैं कोई ले नहीं रहा आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जितना मेरे से बन पा रहा है उतना। फिर आगे आपकी इच्छा। इरिगेशन के बारे में देखेंगे आज, इरिगेशन देखेंगे। चलो इतना पढ़ा दिया, अब मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे। माइक गया फिर से। तू तो रुक जा, बच्चे तो नहीं आ रहे, नहीं पढ़ रहे बहन भाई तो मेरे, तू तो रुक। क्यों भाई दशरथ, ये दशरथ दीपक ये दोनों भी क्लास ले रहे हैं, तो इनको भी मैं बता रहा हूँ जितना मेरे को आता है उतना, एक्स्ट्रा तो कहाँ से बताऊँ। वैसे ये बहुत ज्ञानी है,
थैंक यू सर। वेलकम वेलकम दशरथ, ऐसे ही लगा रहो भाई। ये बहुत ही अच्छे लड़के हैं वैसे। अरे यार ये बोर्ड नहीं रुक रहा। अब देखो, आप बोलते हो रेगुलर क्लासेस वगैरह नहीं दे रहे, ये बोर्ड नहीं रुक रहा है। ये अभी कहाँ पे पड़ा है मैं बताऊँ आपको तो ये रसोई में पड़ा है, इसके पीछे गैस और सिस्टम है हमारा राशन का लेने का, पर वो अभी आपको दिखाएंगे नहीं, वो फिर कभी आपको रूम टूर करवाएंगे तब दिखाएंगे। तो यही बोल रहा हूँ मैं कि जितना मेरे से बन पा रहा ना, जैसी सिचुएशन में एज ए मैं भी स्टूडेंट हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ आपकी तरह। सक्सेस होना नहीं होना बाद की बात है, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी आपके सेम जहाँ आप बैठते हो उससे 2-3 क्लास आगे आपके वहीं बैठते हैं, ठीक है। तो मैं ये मेरा भी अभी स्ट्रगल टाइम ही है, स्ट्रगल पीरियड जिसको बोलते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ध्यान से पढ़ो, यहाँ तक आए हो जहाँ पे भी एडमिशन लिया है, थोड़ा पॉजिटिव वे में रहो हमेशा, ठीक है। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखो और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ो। जो भी पढ़ना है बिल्कुल कि नहीं मेरे को सक्सेस होना ही है, मेरे को 55 नंबर लाने हैं एग्रोनॉमी में, ठीक है। इरिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रसोई में पड़ा है बोर्ड, हो जा सेट हो जा। इरिगेशन की तो सिंचाई किसे कहते हैं ये चीज़। अब हाँ, यहाँ तक मैं देख लेता हूँ क्लास कितनी बड़ी हो गई जी। क्लास हो गई अपनी 21 मिनट की, कोई नहीं 10 मिनट का और रहेगा, आधे घंटे की क्लास तो चाहिए। अब रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, या फिर फेस टू फेस होती तो कहना ही क्या, और टीचर से आप पढ़ते ही नहीं, ठीक है। इरिगेशन सिंचाई, इसमें एक सब वर्ड आएगा, अभी समझाता हूँ मैं। सिंचाई किसको कहते हैं? फसल को, इंग्लिश में भी बताऊंगा, घबराना मत। फसल को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया या पानी देने की क्रिया, क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। अभी आपका पता लगेगा, आप 55 नंबर ला सकते हो या 25 नंबर ला सकते हो, या घर जाओगे या क्या करोगे अभी, ठीक है। फसल को आप भी, ठीक है। दशरथ, दीपक, हाँ सर, इधर, ठीक है। इनमें से मैं इसी डेफिनेशन में से एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप बता दोगे तो आपको क्लास में सामने लाया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। दोनों में से जो भी बताएगा, और जो आपको भी बताना है, ठीक है। तो मैं पूछूंगा, अभी रुको। अभी मैं क्या बता रहा हूँ? सिंचाई की डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो अपना 18वां टॉपिक है। इरिगेशन क्या होता है कि फसल को कृत्रिम रूप से समझ रहे हो, बरसात आ गई, फसल में पानी चल गया तो वो सिंचाई नहीं कहलाएगी। कृत्रिम रूप से आप दे रहे हो, आर्टिफिशियल रूप से आप जो मेहनत कर रहे हो, इक्विपमेंट्स लगा रहे हो, उसके द्वारा जल देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। अब इंग्लिश मीडियम वाले भाई बोलेंगे हमें थोड़ी तकलीफ है, तो उनके लिए भी मैं इंग्लिश की डेफिनेशन बता देता हूँ कि द प्रैक्टिस ऑफ सप्लाइंग लैंड विथ वाटर, ठीक है, the practice of supplying land with water so that crop and plants will grow. Crop and plants will grow. Plants grow. The practice of supplying land water, ठीक है। वह क्रिया जिसमें अपन कोशिश करते हैं क्या? भूमि को जल देने के लिए। किसके लिए? क्योंकि क्रॉप और प्लांट, जो आपकी फसल और पौधे हैं, वो ग्रो कर सके, वृद्धि कर सके, उसको क्या बोलते हैं? दैट कॉल्ड इरिगेशन। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है, इरिगेशन पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, बार बार एक शब्द आ रहा है फसल। एग्रीकल्चर में भी यही पढ़ रहे हो कि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, जो जंगल उगाना, आप सिल्वीकल्चर, फॉरेस्टिकल्चर, जो भी है सब वो मिला के सम्मिलित रूप से, मिक्स रूप से अपन एग्रीकल्चर, दैट कॉल्ड एग्रीकल्चर कह रहे थे। एग्रोनॉमी की सेम डेफिनेशन कि सोइल मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, सोइल मैनेजमेंट के साथ क्रॉप प्रोडक्शन लेना, फसल उत्पादन लेना। फसल उत्पादन लेना क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। भाई देखो, CROP, क्रॉप प्रोडक्शन, इधर आएगा सोइल मैनेजमेंट। बार बार बता रहा हूँ मैं चीज़, क्योंकि ये लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ है, बार बार आपको पूछी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। मतलब मृदा का प्रबंधन करते हुए फसल का उत्पादन लेना ही एग्रोनॉमी कहलाती है। एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं तो फसल उत्पादन बार बार आ रहा है, एग्रीकल्चर में भी आ रहा है, यहाँ पे भी फिर से आ गया कि फसल को कृत्रिम रूप से जल देने के लिए, क्रॉप और प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए जो वाटर सप्लाई की जाती है आर्टिफिशियल रूप से, दैट कॉल्ड इरिगेशन। तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे यही है कि क्रॉप किसको बोलते हैं, फसल किसको बोलते हैं? बहुत बार मैंने पूछा ये, मैं जहाँ ऑफलाइन क्लास लेने जाता हूँ, सेकेंड ईयर के बच्चों को ये नहीं पता कि फसल किसको कहते हैं। बताओगे कोई तुम दोनों में से? पौधों का एक, इधर आके बताओ, इधर आके बताएं। आप बताओगे दीपक? चलो वहीं से बताओ। पौधों का एक ऐसा समूह जिसे नियमित समय पर काट दिया जाता है। पौधों का ऐसा समूह जिसे नियमित समय पे काट दिया जाता है। चलो ठीक है, कुछ हद तक 100% सही नहीं है ये,
पौधों का ऐसा समुदाय मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उगाता है। अच्छा अच्छा, कुछ आपने ऐड किया तो इधर आ सकते हैं आप, भाई हैं? अच्छा यही अच्छा है हमारा। यही अच्छा है, चलो ठीक है। चलो दोनों ने मिलके 50-50% बताइए, तो दोनों को क्लास में आने की इच्छा नहीं, इनको कैंसिल हो गया मामला। दोनों ने मिलके आधा आधा बताया। आपको याद नहीं है, मैंने बहुत बार, आप यार क्लास लेते हो, मैं जब भी, हमेशा जब भी क्लास लेता हूँ आप रहते हो, हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ क्रॉप की जो डेफिनेशन है, फसल किसे कहते हैं। अब यहाँ तक जिसने देखी है, जिन जिन को फसल की डेफिनेशन ईमानदारी से, आपको अपने मम्मी की कसम है, जिस जिसको फसल की या क्रॉप जो है इसकी डेफिनेशन आती है, कमेंट्स बॉक्स में लिखना, जैसी भी आती है, सही गलत। मैं बताता हूँ फसल किसको कहते हैं, कि पौधों का ऐसा समूह, पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में, पौधों का, प्लांट्स का एक ऐसा ग्रुप, सेम प्लांट्स का ऐसा ग्रुप जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने यूज़ के लिए, अपने उपभोग के लिए उगाता है, उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। कि प्लांट्स का ऐसा ग्रुप, ठीक है, जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में, कोई से भी रूप के अंदर, किसी भी रूप में अपने लिए यूज़ करता है, वो उसको क्या कहते हैं? फसल। दैट का क्रॉप कहलाता है। समझ गए? दोबारा से समझाता हूँ। ये अब आपको ऐसे नहीं 20 गेहूँ उगा दिए 20 के, तो वो फसल हो गई गेहूँ, नहीं। पौधों का ऐसा समूह बहुत बड़े भाग में, ठीक है, बड़े भाग में पौधों का समान समूह उगा रहा है। ये गेहूँ उगा दिए मैंने, सपोज दैट, एक खेत में, मैं कह सकता हूँ ये मेरी गेहूँ की फसल है। कब कह सकता हूँ? क्यों उगाया मैंने? किसी न किसी रूप में अपने लिए यूज़ करूँगा, उपभोग करूँगा इनको। हो सकता है मैं इनको बेच के, मंडी में बेच के, इनको दशरथ के पापा की मंडी में बेच दूँ इनको और पैसे ले लूँ, इकोनॉमिक रूप से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। या हो सकता है मैं इनको निकलवा के, हार्वेस्टिंग करवा के, आटे वाले से पिसवा के, दीपक के आटा की मिल है उससे पिसवा के मैं इसको खाने में यूज कर सकता हूँ। या फिर हो सकता है मैं इनको दोनों ही यूज में नहीं ले रहा, इनसे जो भूसा प्राप्त हो रहा है, चारा, उससे मैं पशुपालन का यूज कर सकता हूँ। मतलब किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं ये मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने उगाया है और कहीं ना कहीं मैं इसको यूज करूँगा। उसको क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। कि पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, उसको फसल कहते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। यहाँ तक जिसको फसल आता था बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता था वो भी लिखें, उसको मैं आगे और चीज़ें सिखाऊंगा। और एक एक कमेंट में पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट, तो मेरे को फीडबैक जरूर देना। अब क्लास बड़ी होए तो होए, क्या करें। देखना सब, जिसने यहाँ तक देखा है वो भाई इसकी वो करेगा। हाँ, और इरिगेशन टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक के लास्ट में मैं आपको बहुत ही, जो एंड तक देखेगा वो ही ले पाएगा वो चीज़, उस चीज़ का लाभ, बेनिफिट, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें दूंगा आज। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए और आपका क्लास में एक लेवल रहेगा, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, आगे पूरी बीएससी सही से समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो वो सारी चीज़ें क्लास के एंड में मिलने वाली है सारे भाइयों को, जो भी भाई बहन है जो क्लास देख रहे हैं सबको। अभी बात कर रहे हैं सिंचाई की, कि पौधों को कृत्रिम रूप से या फसल को कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। तो द प्रैक्टिस ऑफ सप्लाइंग लैंड विथ वाटर सो दैट क्रॉप्स एंड प्लांट विल ग्रो, उसको क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन अगर बताऊं तो फसलों की उचित वृद्धि के लिए, फसलों की उचित वृद्धि व उत्पादन के लिए, उन फसलों की अच्छी ग्रो हो सके, ठीक है, और अच्छा अपन प्रोडक्शन ले सके, उसके लिए सोइल में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, नमी की मात्रा बनाए रखने के लिए जो जल की देने की क्रिया है वो सिंचाई कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन कंफर्म हो गई। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी संभरण हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। सिंचाई के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इरिगेशन, ध्यान से देखना, खुद बताओगे भाई क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्यों दे रहे हैं पौधों को पानी। डेफिनेशन में ही बता दिए मैंने 2 उद्देश्य, क्यों दे रहे हैं, उनकी अच्छी वृद्धि हो सके और अच्छा उत्पादन हम ले सके। अच्छा उत्पादन लेंगे, क्यों उगाई ये फसल? अपने उपभोग के लिए, और किस रूप में? किसी न किसी रूप में अपने यूज़ के लिए उगाई, तभी तो फसल कहलाई वो। तो एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ा करो। कूल डाउन। सिंचाई के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इरिगेशन, पौधे की वृद्धि हेतु मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति करना, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लिखना। सेकंड, फसल की अल्पावधि सूखे से बचाकर उत्पादन सुनिश्चित करने से, उसे सूखे से बचाने के लिए और अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए अपन सिंचाई करते हैं। थर्ड जो इसमें है, पौधे वृद्धि हेतु क्रॉप कैनोपी के ऊपर वायुमंडल ठंडा रखने के लिए, पौधे को अनुकूल बनाने के लिए, सेम चीज़ें हैं। मृदा को नम करने, मृदा में स्थित लवणों का निक्षालन करने, फसलों को पाले से बचाने। अब देखो अभी सर्दियां चल रही, तो फसलों में जब पाले की अधिक संभावना होती है तो हल्की सिंचाई कर दी जाती है, जिससे कि पाले से बचाव होता है। फसलों में सिंचाई कब करें, शेड्यूल ऑफ इरिगेशन। तो ये आपके टॉपिक दिया हुआ नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। पौधों के आधार पर सिंचाई के समय पौधों की बाह्य स्थिति देखकर
स्थिति देखें उनके दोपहर के टाइम अगर वो झुलस रहे हैं, मुरझा रहे हैं, ठीक है, थोड़े से ऐसे बेचैन से हो रहे हैं आपकी तरह, तो उनको सिंचाई दे देनी चाहिए, उस टाइम पानी दे देना चाहिए। और है पौधों की पत्तियों में जल की मात्रा है, विभव को नापकर, पत्तियों का तापमान देखकर, जो स्टोमेटाज हैं उनके आधार पे, और क्या क्या है, फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पे, जो क्रिटिकल स्टेज है सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है न्यू टाइप में, वो भी बताऊंगा। मृदा नमी के आधार पे, जो सोइल की जो मॉइस्चर है उसके आधार पे मृदा नमी, फसलों में सिंचाई कितनी करें, हाउ मच टू इरिगेशन, फसलों में सिंचाई कितनी करें, तो ये सारा कुछ इनकी जलमांग के आधार पे होता है। जलमांग जो होती है फसलों की, वो जलमांग, तो ये भी बता देते हैं। सबसे पहला इसमें सबसे मेन जो है कि शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, सिंचाई कब करनी चाहिए, उसमें सबसे मेन जो है वो मेरे को एक ही लगता है, कौन सा, क्रिटिकल स्टेज देखकर। तो गेहूं की सबसे जो महत्वपूर्ण क्रिटिकल स्टेज है वो है CRI, शीर्ष और चंदेरी जड़ते बनते समय। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दोगे, बुआई के कितने दिन बाद इसमें सिंचाई करते हैं। तुम दोनों में से कोई बताएगा क्या? CRI, गेहूं की जो CRI स्टेज है वो कब आती है? वो गेहूं की बुआई के 21 दिन बाद। गेहूं की बुआई के 21 दिन बाद, रट लेना ये 21 दिन बाद, ठीक है। जो कि बता सकते हो क्रिटिकल स्टेज, जो हार्डियम वल्गेर गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम दोनों ग्रेमनी परिवार से हैं, दोनों खाद्यान्न फसलों में आते हैं, अन्न वाली फसलों में आते हैं, जो कि बुआई के 30 दिन बाद। फिर आता है चना, सरसों, अलसी, फूल आने से पहले और फलियां बनते समय। आलू की है अंकुरण के समय, गन्ने की है अंकुरण और कल्ले निकलते समय, कपास में डोडे वाली शाखाएं बनते समय। तो ये सारा कुछ है, दिया हुआ नहीं है, बाकी मैं करवा देता हूँ। फिर अपना जो था मेन कि जलमांग देखकर फसलों को कितना जल देना चाहिए। वाटर तो दे रहे हैं, कृत्रिम रूप से दे रहे हैं, कब दे रहे हैं वो भी मैंने बता दिया, इनकी नमी वगैरह चेक करके, पर कितना देना चाहिए। तो जलमांग जो सबसे ज़्यादा है वो धान की दे रखी है अभी 900 से 2500 इन फसलों में। तो धान की जलमांग कितनी होती है, वाटर रिक्वायरमेंट 900 से 2500, और गन्ने की 1500 से 2500। जबकि इनकी यूज डिफिशियंसी होती है ना वो सबसे कम होती है। धान की 900 से 2500 जलमांग है, गन्ने की कितनी है 1500 से 2500। अब मेरे को आप बताओगे गेहूं की जलमांग, गेहूं की जलमांग कितनी है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो कमेंट्स बॉक्स में देना उत्तर। जो सही कमेंट्स देगा नेक्स्ट वीडियो में उनके सबके स्क्रीनशॉट दूंगा मैं नाम सहित। नेक्स्ट है गन्ने की मैंने बता दी। मूंगफली, मूंगफली की होती है 500 से 700। अरेकिस हाइपोजिया जिसका नाम है, लेग्यूमिनेसी जिसकी फैमिली है, कपास गोसिपियम स्पीसीज 700 से 1300, 700 से 1300। ये क्या है, इनकी वाटर रिक्वायरमेंट है, जल मांग है। चलो अब आती है इसमें सिंचाई की विधियाँ, सिंचाई के मेथड जो हैं वो सारे कुछ आएंगे, किस प्रकार से सिंचाई करते हैं, सतही सिंचाई विधि को अब दे देता हूँ मैं। वो है आपके फॉरेस्ट की क्लास है, बायोकेम की, सोयल की, इंग्लिश की और हॉर्टिकल्चर की। ये जो कंप्लीट कोर्स जो आपके चल रहे हैं 1 2 3 4 5 और ये एग्रोनॉमी 6 AGRON, और 7वां नंबर है मैथ। देखो मैथ के टीचर का मेरे को बहुत बार बोला हुआ है, उसको वो आ नहीं पा रहा है किसी वजह से, और आके भी क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा सिस्टम ठीक से नहीं बैठ रहा है, ये रसोई पे बोर्ड गिर जाता है हर किसी से, मैं कैसे जैसे मैनेज कर रहा हूँ। बाकी कोशिश करेंगे उनसे भी मैनेज करवाने की, यहीं पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में प्रोवाइड करवा सकूँ। तो ये जो 6 सब्जेक्ट हो गई, 10 में 9 सब्जेक्ट चल रही है, एक NSS वगैरह हो गई, एक बायो का मैंने सिलेबस समझाया हुआ है, प्रीवियस ईयर के पेपर कंप्लीट मैंने दिए हुए हैं, वो भी नीचे दूंगा। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट की क्लास है, 7 में से हॉर्टिकल्चर कंप्लीट है, 100% किया हुआ है और 100% फ्री है। नीचे लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिन्होंने नहीं देखा है पूरा चेकआउट करोगे, सारी क्लासें लोगे, अच्छे से मेरे को बताओगे और क्या स्टार्ट करना है नहीं करना, वो सारा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्लस सोइल साइंस की और भी क्लास है, सोइल साइंस की और एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी क्लासें हैं। तो एक दीदी है, उन्होंने नया चैनल बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके, अभी तक एक भी क्लास नहीं है, पर इन फ्यूचर 2 या 3 दिन में वहाँ पर रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी, बहुत अच्छी JRF लेवल की क्लासें मिलेगी आपको। तो नीचे चैनल का लिंक दे रहा हूँ मैं, एक तो लिंक चैनल का है, वो जाके सब्सक्राइब कर लेना। अभी क्लास नहीं है वहाँ पे, पर उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, वहाँ पे क्लासें मिल जाएगी आपको। बाकी ये जो 6 क्लासों के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना। सबसे मेन बात, इतनी देर मैंने वो किया है, उसका फीडबैक कैसी लगी क्लास, बातें कम थी ज़्यादा थी, या मज़ा आया नहीं आया, सही थी गलत थी, सारा कमेंट करके जाओगे। क्लास को लाइक कर देना, और सबसे मेन बात जो आपको नहीं कर रहे हो आप, मैं बार बार कह रहा हूँ फिर भी नहीं कर रहे हो,
वो ये है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कुछ, रसोई की पट्टी पे आपको पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट आपका बनता है। सपोर्ट यही बनता है, मैं चाहता हूँ, मैं भी खुद भी स्टूडेंट हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो जैसी और मैंने जो समस्याएं फेस की है, ठीक है, प्रॉब्लम्स, वो आप ना करें, मेरे भाई बहन ना करें, छोटे जो मेरे जूनियर्स हैं वो ना करें। तो उनका ये मेरा यही कहना है कि जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, ऑल इंडिया कहीं से भी आप कॉलेज कर रहे हो, बीएससी फर्स्ट ईयर, कहीं से किसी यूनिवर्सिटी से, जितने भी क्लासमेट्स हैं जानकार एग्रीकल्चर वाले, सबको शेयर करोगे। देखना नहीं देखना उनकी मर्जी है, आपका काम है शेयर करना। पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है, मेरा काम है पढ़ाना। तो दबा के शेयर कर देना, जितना हो उतना शेयर कर देना, और नीचे लिंक वगैरह है, चेकआउट करते रहना। थैंक यू सो मच।